मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 7:55 देश हित लेकर हम हाजिर हैं, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। देश हित में आप सभी का स्वागत है। देखिए, खबर आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उस खबर से कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा होगा, वो सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित आपको बताएगा। 5 बड़े सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, 5 बड़े सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले 20 बड़ी खबर। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार कल साबित करेगी बहुमत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। केजी बोपैया को नियुक्त किया, जेडीएस ने भी चुनौती दी, 5 विधायक सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। कांग्रेस ने बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर उठाए सवाल, अदालत में देगी राज्यपाल के फैसले को चुनौती। कांग्रेस ने सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग की, रणदीप सुरजेवाला ने कहा राज्यपाल ने संविधान का इनकाउंटर किया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संवैधानिक तरीके से हुई, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने फिर किया पूर्ण बहुमत का दावा, कहा कल साबित कर देंगे बहुमत। आज रात 9 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक। गोवा में भी कांग्रेस का सियासी संकट, राज्यपाल से मिलकर कहा हम हैं सबसे बड़ी पार्टी, राज्यपाल से मिले कांग्रेस के 13 विधायक। बिहार में आरजेडी ने कर्नाटक की तर्ज पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की मांग की, राज्यपाल को तेजस्वी यादव ने सौंपी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 3 से 5 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अर्निया में पाकिस्तान ने निर्दोषों पर की गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, एक बीएसएफ का जवान भी शहीद। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाकिस्तान फिर हुआ मेहरबान, 1 महीने बाद सुरक्षा फिर से बहाल नहीं। जम्मू कश्मीर का कल पीएम मोदी करेंगे दौरा, वैष्णो देवी के भक्तों को आधुनिक सुविधाओं वाले तारकोट मार्ग का समर्पित करेंगे। पीएम मोदी श्रीनगर में 330 मेगावाट के किशनगंगा प्रोजेक्ट करेंगे शुरुआत, 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग की नींव भी रखेंगे। नोएडा में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाही सस्पेंड, 14 लाइन हाजिर, अवैध वसूली के आरोप में एसएसपी ने कार्रवाई की। यूपी में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की बढ़ी रिटायरमेंट उम्र, योगी कैबिनेट ने 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की। राजस्थान के गुर्जर आरक्षण मामले में कल आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत, सरकार ने 13 बिंदुओं पर बातचीत का प्रस्ताव दिया। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग चेयरमैन सस्पेंड, परीक्षा में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने पर कार्रवाई हुई। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट केस में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी, पिछले करीब 3 घंटे से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्रिटेन में कल होगी शाही शादी, प्रिंस हैरी और अमेरिकी एक्ट्रेस मेगन मार्कल की शादी कल, तैयारियां अंतिम दौर में पहुंची। देश हित में आज की 5 बड़ी स्टोरी और उनसे जुड़े हुए 5 बड़े सवाल। कर्नाटक का सियासी नाटक जारी है, कर्नाटक में कल शक्ति परीक्षण है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, देश हित में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या कल कर्नाटक में लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा होने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग का शिलान्यास करेंगे। करीब 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग में विश्व स्तरीय आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जोजिला से यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होगी। 180 मिनट लंबा सफर अब 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सामरिक और आर्थिक लिहाज से इतने अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत में क्या 70 साल लगे? यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे। एसओजी के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन देश हित में आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि रिश्वत वाला रेड कार्ड देखने के बाद जनता योगी की पुलिस पर भरोसा करे तो कैसे? 21 मई को रूस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात होगी। क्या दोनों मिलकर कूटनीति का सिक्सर लगाएंगे और आतंकिस्तान पर प्रहार करेंगे? पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। वहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, इसी से जुड़ी हुई स्पेन की 5 साल पुरानी एक पक्षी की तस्वीर आज हम आपको देश हित में दिखाएंगे। तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती बनाने को लेकर हम कितने गंभीर हैं। जी हां, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने पहले जो सुरक्षा वापस ले ली गई थी वो दे दी जाए वापस। अब पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद की सुरक्षा बहाल की है। हाफिज पर अमेरिका ने 67 करोड़ रुपए का इनाम रखा, आप ये जानिए। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी हाफिज के खुलेआम घूमने पर चिंता जताई। अब आगे बढ़ते बात करते हैं घरेलू राजनीति की, कर्नाटक की उठापटक। कल कर्नाटक के फाइनल फैसले की तारीख तय हो चुकी है। कांग्रेस और जेडीएस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम पद की शपथ लेने वाले येदियुरप्पा से यह साफ कह दिया कि वो कल शाम 4 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करें। और बीजेपी ने केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर भी बना दिया है। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को इस पर भी एतराज है। कुछ मामले ऐसे हैं
जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कभी हम सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आज इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं। तो दरअसल कर्नाटक का नाटक और उसकी जो फाइनल तस्वीर है, जैसा कि मीमांसा ने बताया, वो तय हो चुकी है। साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया येदियुरप्पा और बीजेपी सरकार को कि कल तक 4 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नर ने केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर भी बना दिया। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को इस पर भी ऐतराज है और तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने की और इसको चुनौती दे दी गई है। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी को उम्मीद है कर्नाटक में कल कमल खिलेगा। कांग्रेस जेडीएस उम्मीद से ज्यादा असमंजस में है। We are going to get full majority and we will prove the majority. हमारे पास कई एमएलएज की रिकॉर्डिंग है, हम उसको बताना नहीं चाहते। और उन लोगों की रिकॉर्डिंग है जो 5-5 हजार या 35-35 हजार के केस में अंदर थे, वो बाहर इसीलिए उन्होंने छोड़ा है। तो देख रहे हैं आप, कर्नाटक में मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दावों का दौर जारी है। लेकिन 20 घंटे बाद क्या हो सकता है और कैसे बन सकती है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, ये आपको अभी बता देते हैं। कर्नाटक में बहुमत के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि मौजूदा आंकड़ों पर बीजेपी हार जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कुल सीटें हैं 222 और कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते, इसलिए कुल विधायक हुए 221। एक प्रोटेम स्पीकर बनने से कुल सीटें हो गई 220। तो इसलिए बहुमत के लिए अब जरूरी कितने हैं? 111। और भाजपा के पास कितने हैं? 104, बहुमत से 7 कम। वहीं कांग्रेस प्लस जेडीएस 116 है उनके पास, याद रखिए, बहुमत से 5 ज्यादा। अब दूसरा फॉर्मूला समझिए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि कांग्रेस जेडीएस के 13 एमएलए गैर हाजिर हो जाएं, एब्सेंट हो जाएं। क्योंकि कुल 222 सीटें हैं, कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए कुल विधायक 221 हुए। एक प्रोटेम स्पीकर बनने से तो कुल सीटें हुई 220। और कांग्रेस और जेडीएस के 13 एमएलए सदन से गैर हाजिर हो जाएं तो ये आंकड़ा बैठता है 207। देखिए, बहुमत का आंकड़ा फिर पहुंच जाएगा 104। और बीजेपी के पास 104 है, यानी कि वो बहुमत हासिल कर देगी। अब एक तीसरा फॉर्मूला भी है। तीसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि एक निर्दलीय 2 अन्य दलों के एमएलए बीजेपी के साथ आ जाए। और ऐसे में जो कुल सीटें हैं वो 222 हैं। कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते, इसलिए कुल विधायक हो गए 221। एक प्रोटेम स्पीकर बनने से अब 220 रह गई। कांग्रेस जेडीएस के 7 एमएलए सदन से अगर गैर हाजिर हो जाएं तो कितने होते हैं? 213। हाँ, तब बहुमत का जो आंकड़ा होगा वो हो जाएगा 107 और बीजेपी के 104 और इसमें जोड़ दीजिए 3 अन्य, यानी बीजेपी 107 वाला आंकड़ा हासिल कर सकती है। ये 3 फॉर्मूले हमने आपको बताया। तो कर्नाटक में सरकार
बनने के फॉर्मूले तो आपने देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फॉर्मूलों में 5 लोगों की भूमिका काफी अहम है, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब ये गेम चेंजर्स कौन है? पहला नाम इसमें आता है बी श्रीरामुलु, जो कि बीजेपी के नेता हैं। अब किसी भी संकट में पार्टी को निकालने के लिए बहुत कारगर ये माने जाते हैं। कांग्रेस जेडीएस के विधायक तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब दूसरा नाम है गली जनार्दन रेड्डी। ये भी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। विरोधी दल के विधायकों को मनाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तीसरा बड़ा नाम आर अशोक, बीजेपी के नेता हैं। फ्लोर टेस्ट में पर्याप्त संख्या जुटाने का इनके पास निर्देश है। विपक्षी दलों के वकालिका विधायकों में ये सेंधमारी कर सकते हैं। चौथा नाम है एच.डी. कुमारस्वामी, जो जेडीएस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और बीजेपी के 10 से 20 विधायकों के संपर्क का ये दावा भी कर रहे हैं। और 5वें गेम चेंजर का नाम है डी.के. शिव कुमार, जो कांग्रेस के नेता हैं। एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार के कट्टर विरोधी। कांग्रेस को संकट की स्थिति में एकजुट रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और देश हित में अब बारी है पाठशाला की, और आज का विषय है प्रोटेम स्पीकर। तो कर्नाटक की तमाम खबरों के बीच आज आप बार बार सुन रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। देखिए, स्पीकर तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रोटेम क्या है? अब इसका जवाब ये है, प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जो 2 अलग अलग शब्दों प्रो और टेम्पोरो से बना है। प्रोटेम का अर्थ है कुछ समय के लिए, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब हुआ अस्थायी स्पीकर। अब दूसरा सवाल, प्रोटेम स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ती है? अब इसका जवाब ये है, क्योंकि चुनाव के बाद विधानसभा में पहला काम होता है विधायकों को शपथ दिलाना। बिना शपथ लिए विधायक सदन का हिस्सा बन नहीं सकते, इसलिए प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का आधार क्या होता है? दरअसल प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी का भी हो सकता है। ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो किसे प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। अब सवाल तो ये भी है कि क्या प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर समान है? नहीं, प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर जितनी शक्ति नहीं होती। अब सवाल तो ये भी मन में उठ रहा होगा आपके भी कि प्रोटेम स्पीकर कितने दिनों के लिए चुना जाता है? और इसका जवाब है स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक। कर्नाटक के केस में प्रोटेम स्पीकर की कोई अहमियत है क्या? हाँ बिल्कुल, सदन में टाई होने पर प्रोटेम स्पीकर वोट दे सकता है। और अब हम आपको देश में ब्रेकिंग न्यूज दे दें। प्रोटेम स्पीकर के पद पर के.जी. बोपैया की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कर्नाटक के राज्यपाल ने पूर्व स्पीकर के.जी. बोपैया को बहुमत परीक्षण के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंचने वाले हैं। तो कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और बोपैया, जिनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, गवर्नर ने ये नियुक्ति की है, अपॉइंटमेंट की है, और इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से। तो इमरजेंसी को हमारे लोकतंत्र में इतिहास का काला दौर कहा जाता है। कांग्रेस को इसके लिए आज भी सफाई देनी पड़ती है, आज भी शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस ने आज अपने एक ट्वीट से खुद ही इमरजेंसी की याद दिला दी और कटघरे में खड़ी हो गई। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दरअसल इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस के खिलाफ ये लाइन मशहूर हुई थी, आपको याद होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब दिनकर की लिखी कविता को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ हथियार बना लिया था। जाहिर है आज कांग्रेस के इस ट्वीट का सोशल मीडिया पर लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। सही भी है, कोई पार्टी सुविधा की सियासत में इतिहास को भूल जाने का ऐसा अपराध भी कर सकती है क्या? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश हित में यूपी पुलिस की बात करते हैं, जिस पर रिश्वतखोरी के दाग लग रहे हैं। बिल्कुल, नोएडा में एसओजी के एक मेंबर के 2 व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो पहली व्हाट्सएप चैट है उसको देखने पर पता चलता है कि एसओजी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होटलों से सीमेंट सरिया फैक्ट्री से रिश्वत की मोटी रकम मिलती है। और दूसरी चैट से यह पता लगता है कि उगाई की यह रकम ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारियों में बांटी जाती है। और इस चैट में खर्चे का हिसाब भी लिखा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों में कितनी सच्चाई है जानने के लिए नोएडा के एसएसपी ने जांच के आदेश दिए और एसओजी के 3 सदस्यों को सस्पेंड भी कर दिया है। योगी जी अपने पुलिस की वाहवाही छोड़िए, ग्रेटर नोएडा पुलिस का रिश्वत वाला रेड कार्ड देखिए।
तेजी से वायरल हो रहे इस व्हाट्सएप चैट में ये दावा किया जा रहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को हर महीने किस जगह से कितनी रिश्वत मिलती है। सुमित सीमेंट एसओजी टीम को 5,000 पहुंचाता है। दादरी का आदर्श होटल 5,000 देता है। संजीव राणा ऑयल 10,000 देता है। इस व्हाट्सएप चैट में आगे लिखा है 1,30,000 रुपए अलग से सरिया का जोड़ा गया है। कुल मिलाकर उगाही 2,70,000 रुपए की हुई है। यूपी पुलिस में हड़कंप मचाने वाली ये पहली व्हाट्सएप चैट है। अब दूसरी वायरल तस्वीर भी देखिए। इसमें कोड वर्ड में खर्चे का हिसाब लिखा हुआ है। 90,000 इंस्पेक्टर सर को, 25,000 एसपीआरए मैडम को, 50,000 होली, 20,000 भंडारा, 10,000 टायर, 40,000 9mm की पिस्टल और 1 लाख बिहार के 3 लोगों के टिकट 2 बार बुक कराने में खर्च हुआ। ये दोनों व्हाट्सएप चैट एसओजी टीम के सदस्य संजीव तेवतिया के हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एसओजी को बड़े बड़े होटलों से, सरिया और सीमेंट फैक्ट्री से मोटे पैसे पहुंचते हैं और ये पैसे ऊपर से नीचे तक अधिकारियों में बांटे जाते हैं। जी न्यूज ने इस मामले की पड़ताल की। हमारी टीम को पता चला कि होली, भंडारा, टायर, पिस्टल ये सब एसओजी के कोडवर्ड हैं। इस सनसनीखेज चैट को नोएडा के एसएसपी ने भी गंभीरता से लिया है। एसओजी के 3 सदस्यों को सस्पेंड और बाकियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। नोएडा के एसपी सिटी को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजू राज और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज नोएडा। अब आपको नेवी की महिला अफसरों की जांबाजी दिखाते हैं। 10 सितंबर को आईएनएस तारिणी पर सवार होकर नेवी की 6 महिला अफसरों का दल समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने निकला था। अब यह दल 21 मई को वापस गोवा लौट रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा में इन महिला अफसरों का स्वागत करेंगे। इन महिला अफसरों ने दुनिया कैसे फतेह की, देखी। इस दल ने 41 दिन प्रशांत महासागर में बेहद कठिन मौसम में गुजारे। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और 7 मीटर ऊंची लहरों को मात दिया और लंबी दूरी तय की। समुद्र का माउंट एवरेस्ट कहे जाने वाले केप हॉर्न में तिरंगा लहराकर उसे पार किया। ये पहला मौका है जब नौसेना की महिला अधिकारियों ने समुद्र के रास्ते विश्व परिक्रमा पूरा करने का साहसिक कारनामा किया। और देश हित में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जिनके लिए इन दिनों यूपी की कैराना लोकसभा सीट सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा वाली सीट बन गई है। कैराना में 28 मई को लोकसभा का उपचुनाव है। सीएम योगी ने यहाँ बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कैराना में बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है, जिसकी वजह से कैराना योगी वर्सेस ऑल बन गया है। देश ने कर्नाटक का चुनाव देखा। अब कैराना की जंग देखेगा हिंदुस्तान। कैराना सीट पर योगी वर्सेस ऑल। अट्ठाईस मई को कैराना की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। 31 मई को मतगणना होगी। कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी। यहां से हुकुम सिंह बीजेपी के सांसद थे, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को टिकट दिया। मृगांका उपचुनाव जीते, इसके लिए योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। खबर है कि योगी 22 मई को कैराना लोकसभा की गंगोह विधानसभा में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। 24 मई को शामली और नूरपुर में भी जनता को संबोधित करेंगे। आज मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द वहाँ के हर जाट के दिल में रोज चुभता है और जिनको कैंडिडेट बनाया गया है सपा के, उन दंगों के प्रोत्साहन देने वाला वो परिवार है। कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का पूरा जिम्मा योगी के कंधों पर है, लेकिन योगी को हराने के लिए विपक्ष फिर से एकजुट हो रहा है।
कैराना लोकसभा सीट पर सपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तबस्सुम आरएलडी के सिंबल हैंडपंप से चुनाव लड़ रही हैं। पूरा उम्मीद है कि जो फूलपुर और गोरखपुर से शुरुआत हुई वो कैराना तक चलेगी और कैराना के बाद 2019 के चुनाव में भी उसी रास्ते पर चलते हुए देश के पैमाने पर से भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने का काम करेंगे हम लोग। ऐसे में सबके जहन में सवाल यही है कि क्या योगी कैराना में ले पाएंगे गोरखपुर फूलपुर का बदला, या कैराना में भी बीजेपी पर भारी पड़ेगी विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग। जवाब के लिए 31 मई तक का इंतजार और कीजिए। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कैराना का किंग कौन। अब देखने वाली बात यही होगी कि जाट और मुस्लिम बाहुल्य पश्चिमी यूपी के इस कैराना में किस पार्टी की घर वापसी होती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं गोरखपुर और फूलपुर से भी ज्यादा बड़ी सियासी जंग कैराना में क्यों होने जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। चुनाव के लिए जाट नेता संजीव बालियान को कैराना का प्रभारी बनाया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे पन्ना प्रमुखों की बैठक ले रहे हैं। बीजेपी की नजर अपने जाट वोट बैंक को बचाए रखने पर है। आरएलडी के चुनाव मैदान में उतरने से जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी को हराने के लिए आरएलडी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब एकजुट। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने कैराना में दिन रात कैंप किया हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कैराना और नूरपुर में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कैराना हर हाल में जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। और देश में इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए सीएम के सिविल लाइन स्थित घर पहुंची। यहाँ केजरीवाल से करीब 70 सवाल पूछे गए। पुलिस केजरीवाल से पूछताछ का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा रही है। आपको बता देते हैं केजरीवाल से दिल्ली पुलिस ने क्या क्या सवाल पूछे। पहला ये, आपने मीटिंग क्यों बुलवाई थी? मीटिंग के लिए चीफ सेक्रेटरी को किसने फोन किया था? मीटिंग में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? चीफ सेक्रेटरी कहां पर बैठे थे और आप कहां पर बैठे थे? अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल कहां पर बैठे थे? क्या अमानतुल्लाह और जारवाल ने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, उनका चश्मा गिरा दिया था? आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? जहां मीटिंग हो रही थी वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं? क्या ये सब आपकी प्लानिंग थी? चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें बुलाया गया। अब से थोड़ी देर पहले इस पूछताछ पर केजरीवाल का बयान भी आया जो चौंकाने वाला था। उन्होंने मोदी सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सहारे केंद्र सरकार हमें परेशान और बदनाम करना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है।